तो आप कह सकते हैं मैं प्रोडक्ट गंधर्व का हूँ। और मेरे पहले गुरुजी थे पंडित MG देशपांडे जी, महादेव गोविंद देशपांडे जी, जो कि ग्वालियर घराने के विद्वान थे। तो वहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की। पहले माउंट एवरेस्ट पे जाना है तो सिर्फ सपने में ही आने से नहीं होगा, तो वो उस दिन उनकी कृपा हो गई, मैं गया। और उस दिन लकीली मेरा एक्चुअली काफ़ी टाइम तक उन्होंने, जिसको बोलते हैं ना कि इम्तिहान लिया, करीब मुझे 2 साल लगे को। तो वहाँ जाना, आप यहाँ थोड़ा रहोगे, आपको वहाँ जाना, तैयारियाँ करो। तो वो PhD कैसे हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं प्योरली गवैया बनना चाहता था। तो जितना आप जा सकते हो जाओ, इस जन्म में जाएंगे, अगले जन्म फिर आके कुछ करेंगे। लेकिन क्लासिकल की एक अपनी रिस्पेक्ट है, वो भी खराब नहीं होनी चाहिए। मेरे गुरुजी ने मुझे एक बार बोला था, कहते हैं कि बेटे संगीत जो आप अभी सीख रहे हो ना, इसको सस्ता मत बेचना। सस्ता बेचने का मुझे बहुत सालों तक मैं सोचता रहा, ये गुरुजी ने कहा क्या है कि सस्ता मत बेचना। वो सस्ता यही है जो आज आप देख रहे हो कि यूट्यूबर बैठे हुए हैं और वो कुछ भी कर रहे हैं रागों में, और किसी को गुरु मानो और शुरू हो जाओ एकलव्य की तरह। और इधर आप मोहम्मद रफ़ी साहब को, किशोर को, ये ऐसे लीजेंड थे बॉलीवुड के, आज आप देखो सब उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अभी भी आज तक भी इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। जो हो गुनी जन में वो जन मिला, वो गुनी जन में गुनी जन मिला, गुनी जन में लगा वो बजाओ सप्त सुरन के भेद सब खानो हो गुनी जन में लहो गुनी हो गुनी नमस्कार, वेलकम टू द स्वर्णिम शो। आज हमारा एक बहुत ही खास एपिसोड है क्योंकि द स्वर्णिम शो हैज़ गॉन इंटरनेशनल टुडे। आवर गेस्ट टुडे, Dr. Vijay Rajput, has flown in from the United Kingdom for this episode. We are truly blessed to have him here today. He's a disciple of Bharat Ratna Pandit Bhimsen Joshi ji, an exceptional vocalist, a scholar and a guru. We welcome you, sir. नमस्कार। नमस्कार सर। सो बहुत अच्छा लगा है कि हम आज के एपिसोड पे आपके से जुड़े हैं और इट्स ट्रूली अ बिग मोमेंट फॉर दिस स्वर्णिम शो बिकॉज हमारा जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, सो वी वांटेड टू कनेक्ट विद आर्टिस्ट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। एंड सर आप आज हमारे पॉडकास्ट के लिए आए, सो वी आर वन स्टेप क्लोजर टू दैट। So thank you, sir. Thank you very much for inviting me and introducing with your such a lovely audience. And I know my audience, but your audience I am just going to meet today. So I would like to thank you. Thank you, sir. And without much ado, हम straight away dive in करेंगे to the questions. And sir, music has been a part of your life from a very young age. And बहुत ही कम उम्र से आपने शायद सीखना भी शुरू करा था। तो इसके बारे में बताएंगे कि अचानक से ये जर्नी कैसे? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ये डेस्टिनी बना के भेजती है। हमारे गुरुजी के गुरु भाई थे, वो ये बोलते थे कि आर्टिस्ट जो है वो पैदा होता है। हाँ। तो मुझे भी ये बात बहुत, अभी भी मैं कह सकता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे वो लगता है मैं 7 साल का था जब से मैंने गाना शुरू किया। अच्छा। और 84 तक तो मेरा दिल्ली में चाइल्ड आर्टिस्ट ऐसे में टीवी में और सब जगह गा चुका था। ओके। उसके बाद फिर मैंने जब क्लासिकल सीखना शुरू किया तो तब पता लगा कि अभी संगीत की ABC भी नहीं आती है। तो वहाँ से फिर दोबारा हमारी शिक्षा प्रारंभ हुई, जो कि आज तक चल रही है। मैं अभी भी लर्नर ही हूँ, मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ। सर यही बहुत बड़े एक आर्टिस्ट की क्वालिटी है, जो अपने आप को हमेशा लर्नर समझें, वही आई थिंक एक बहुत बड़ी क्वालिटी रहती है। और सर आपने बहुत महान दिग्गजों से सीखा है, जैसे MJ देशपांडे, पंडित MJ देशपांडे, पंडित विनय चंद्र मुदगल, पंडित मधु मुदगल,
तो आपने जब इन महान कलाकारों से सीखा है तो ये कैसा रहा, मतलब इनसे कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली मुझे जो प्रारंभिक शिक्षा मैं कहूँगा हम्म, वो हमारा यहाँ, आप दिल्ली में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है गंधर्व महाविद्यालय, हाँ जी। तो आप कह सकते हैं मैं प्रोडक्ट गंधर्व का हूँ। और मेरे पहले गुरुजी थे पंडित M.G. देश पांडे जी, महादेव गोविंद देश पांडे जी, जो कि ग्वालियर घराने के विद्वान थे। तो वहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की पहले, मेरे समझो कि जिन्होंने बीज रोपण किया क्लासिकल संगीत। अच्छा। तो मैं जब गाना सीखने गया था तो मैं ऑलरेडी परफॉर्म करता था, मैं स्टेज आर्टिस्ट था। तो मैं ये सोच के गया था कि क्लासिकल सीख के, और मैं लाइट गाता था, जैसे भजन या कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं जागरण में गाता था। अच्छा। तो मैं बहुत गाया हूँ उस टाइम में। तो मुझे लगा क्लासिकल सीखूंगा और थोड़े से अच्छे से परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जब क्लासिकल में घुसा, वहाँ गया, उसको देखा, समझा, थोड़ी बहुत जो भी समझ आनी शुरू हुई, फिर उसके बाद अब तो मैं सिर्फ क्लासिकल ही गाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम जाते हैं उसके समुद्र में, तब जाके समझ आता है कि अभी तो पूरी कहानी बाकी है आगे। और सर इसी बात से मेरा आपसे ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है कि आप डिसाइपल हैं भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के। तो भीमसेन जोशी सर से आपने कैसे मतलब मुलाकात हुई, कैसे? ये भी मैं एक्चुअली डेस्टिनी को बहुत मानता हूँ। हाँ जी। तो मैं, गुरुजी जिस लेवल के आर्टिस्ट हैं, हम तो उनके बारे में सपने भी नहीं ले सकते ना। और हम लोग क्या हैं, हम लोग उनमें से हैं जो कि मैं आज भी इस बात को बड़ा मतलब कि अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे पास इस तरीके के इंस्टीट्यूट अब हैं। गंधर्व महाविद्यालय हुआ और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ ये संगीत आ गया है, तो आपके और मेरे जैसे लोगों को संगीत प्राप्त होने लगा है। अदरवाइज़ हमें संगीत कहाँ मिलता था सीखने के लिए। तो आज जो भी कुछ मैंने सीखा, उसके बाद जो भी कुछ आशीर्वाद मुझे गुरुजी से प्राप्त हुआ, तो वो वहाँ का प्रसाद था। तो ऐसा मैं कभी कभी बोलता हूँ कि गुरुजी के पास जब मैं गया तो वहाँ से मंदिर से आपको चरणामृत मिलता है, अपने खाने में डाल दो, वो प्रसाद बन गया। तो गुरुजी तो बहुत बहुत, मैं उनको समझता हूँ कि वो समझिए कि हिमालय पर्वत पे आपको जाना है, हाँ जी। तो आप उनके पास सीखना मतलब वहाँ जाना है, आपको माउंट एवरेस्ट पे जाना है। हाँ जी। तो वो सपने में भी कोई नॉर्मल एक जो पर्वतरोही होता है वो सोचता है कि हमें जाना है, लेकिन हर आदमी नहीं जाता है। तो मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेस्टिनी हमेशा आपका साथ देती है। तो माँ सरस्वती की कृपा, मेरे गुरुओं का, मेरे बड़ों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो गुरुजी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, थोड़ा जो भी प्राप्त हुआ उनसे प्रसाद रूप। नहीं सर, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके साथ जब आप उनके डिसाइपल बने, जब उनके आप शिष्य बने, तो आपने ये गुरु शिष्य परंपरा के बारे में वहाँ से क्या प्राप्त करा? एक्चुअली ये एक स्टोरी है, हाँ जी। क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कि हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जितने स्टाइल ऑफ टीचिंग है ना, मैं सबसे सीखा हूँ। मैं गंधर्व महाविद्यालय से शुरू हुआ। गंधर्व महाविद्यालय में ऑल्दो हम ट्राई करते हैं गुरु शिष्य परंपरा की, बट अगेन इज इंस्टीट्यूशनल टीचिंग। फिर उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, बिल्कुल एकेडमिक टीचिंग। वहाँ आपको 1 साल में 50 राग सिखाए जाते हैं। जहाँ 1 साल में 1 राग नहीं आ रहा है, वहाँ 50 राग बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी है बच्चों को सीखने के लिए। और उसके बाद क्योंकि मैं ऑलरेडी जब मैं सीख रहा था, मुझे लगा कि संगीत में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो जाना तो उसी रास्ते से पड़ेगा, गुरु शिष्य परंपरा से। हाँ जी। और तो मैं गुरु की तलाश में बॉम्बे गया था। अच्छा। बॉम्बे से मुझे किसी ने बताया कि पूना में पंडित भीमसेन जोशी जी रहते हैं, और मैं गुरुजी के साथ एक्चुअली 1-2 बार तानपुरा बजाया था, तो सपने में तो थे, लेकिन अब वही है कि आप समझो कि माउंट एवरेस्ट पे जाना है तो सिर्फ सपने में ही आने से नहीं होगा। तो वो उस दिन उनकी कृपा हो गई, मैं गया, और उस दिन लकीली मेरा एक्चुअली काफ़ी टाइम तक उन्होंने, जिसको बोलते हैं ना कि इम्तिहान लिया, करीब मुझे 2 साल लगे। अच्छा। 2 साल तक गुरुजी ने सिर्फ मुझे कहा हाँ मैं आऊँगा तो बताऊँगा, लेकिन मुझे किस्मत मेरी अच्छी ये रही कि माँ सरस्वती का पहले दिन ही गुरुजी ने मना नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है उस टाइम के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, वो कभी आए अगर गुरुजी के पास सीखने, तो गुरुजी कहते थे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कहाँ सिखाता हूँ, मैं तो किसी को सिखाता ही नहीं हूँ। तो वो कभी इतने आराम से अपना शागिर्द लेते ही नहीं थे। 2 साल मुझे पता है, 2 साल सिर्फ गुरुजी दिल्ली आए हैं, और दिल्ली में अच्छा मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगा, फिर वहाँ प्रोग्राम है वहाँ आना, फिर उसके बाद 2 महीने बाद फिर आए। गुरुजी इतने बिजी थे, हर साल मतलब आप समझो अगर 12 महीने तो 48 बार वो दिल्ली आते थे।
तो हर दूसरे वीक, हर वीक मतलब एक कहीं ना कहीं प्रोग्राम उनका हो ही रहा है। तो वो मेरा चलता रहा। फिर गुरुजी को कभी मुझे लगता है कि माँ सरस्वती ने कहा होगा कि इस बच्चे को भी थोड़ा प्रसाद दे दो अपना, तो जो प्राप्त हुआ बस बट रहा है वो। और वो मेरा क्या, मेरे थ्रू मुझे लगता है कि माँ सरस्वती की वो कृपा थी कि बेटा जाओ, आपको संगीत का काम करो, मैं तो सेवक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये जो डेडिकेशन है, मतलब कि निराश ना होना, अपनी मंजिल को के पीछे लगे रहना, और शायद आपकी वो डेडिकेशन ही है जिसकी वजह से वो भी उन्होंने भी देखा और उन्होंने भी आपको अपनाया। तो सर इसी बात से मैं एक बात और ज़रूर करना चाहूँगा। आपने भी बहुत अच्छी बात उठाई कि एकेडमिक टीचिंग होती है DU में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और संगीत को लेकर। तो आपने वहाँ से मास्टर्स भी करा है, MPhil भी करा है और अपने डॉक्टरेट भी करी है। तो सर ये एकेडमिक टीचिंग का जो रोल है उसका संगीत पे क्या प्रभाव पड़ा आपके? एक्चुअली मुझे जो प्राप्त हुआ, PhD तो मैं आपको बताऊं कि मेरे गुरुजी का आदेश था। उन्होंने कहा कि अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, क्योंकि जो पुराने लोग थे ना, ये लोग इन चीज़ों को बहुत मानते थे। क्योंकि क्या हुआ है, इन लोगों को जो एकेडमिक की प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, उनको ये पता था कि आने वाली पीढ़ी को वो ना आए। तो मुझे स्पेशली गुरुजी ने, मैंने PhD किया है गुरुजी के गुरुजी पे, पंडित सवाई गंधर्व व्यक्तित्व कृतित्व मेरा टॉपिक। अच्छा। तो मैंने गुरुजी के गुरुजी पे PhD किया है। तो और मुझे सब आशीर्वाद तो घर से मिल ही गया, वहाँ से तो कोई ऐसा था नहीं। तो गुरुजी मुझे बोलते थे, बेटे एकेडमिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है मॉडर्न टाइम में। और जो मुझे उस टाइम नहीं रियलाइज़ हुई थी, क्योंकि अब यंग लड़का है, गर्म खून है, उसको लग रहा है अरे एजुकेशन से गाना थोड़ा आता है। ऐसे ही सोचते थे ना बच्चे, ऐसे ही सोचते हैं, बच्चा मन था। MA कर लो, PhD कर लो, MPhil कर लो, क्या होगा उससे, गाना तो गा नहीं सकते हो आप 5 मिनट। तो ये दिमाग था, ऐसे सोचता था। लेकिन फिर गुरुजी ने चीज़ें समझाई, और वो मुझे करीब 20 साल बाद जाके रियलाइज़ हुआ एक जगह पर। जब मैं इंग्लैंड गया, तो मैं इंग्लैंड में जब सिखा रहा था, वहाँ पर जब मैं जाकर, तो वहाँ पर हमें जब वीज़ा जो चाहिए होता है ना, उसमें अगर आप PhD करके गए हो तो उसके सीधे 60 पॉइंट मिलते थे। अच्छा। वहाँ मुझे कनेक्ट हुआ कि देखो डेस्टिनी कैसे करा रही होती है अपनी चीज़ें, कि बेटा आपको तो वहाँ जाना है, आप यहाँ थोड़ा रहोगे, आपको वहाँ जाना, तैयारियाँ करो। तो वो PhD कैसे हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं प्योरली गवैया बनना चाहता था। तो लेकिन अब जब वहाँ से वो प्राप्त हुई चीज़ें, और एकेडमिक होने से क्या होता है कि जो घरानेदार बच्चे हैं ना, उनकी ये वाली चीज़ें बहुत सारी जो बोलते हैं रह जाती हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको स्ट्रेट अवे बताया जाता है, ले बेटा पलटा पकड़ो, जाओ 500 बार करो। अब हमें वहाँ सिखाया जा रहा है कि एक साल में आपको भैया 25 राग इस ईयर में करने हैं, 25 अगले साल करने हैं। और उसमें से आपको फिर परफॉर्म करना है, फिर लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देना है, फिर उस पर आपका लेग डेमो होगा, फिर वाइवा होगा। अब आप सोचो कि एक बच्चे को 2 राग करना मुश्किल हो जाता है साल में, वहाँ 50 राग की। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको नॉन डिटेल स्टडी बहुत हो जाती है। आप डीप नहीं गए हो। देखो डीप जाना है तो उसका रास्ता सिंपल और साफ सुथरा है, गुरु शिष्य परंपरा, और कोई रास्ता नहीं है उसका, और कोई शॉर्टकट नहीं है। दुनिया चाहे कितना ही गूगल ज्ञान प्राप्त कर ले, वो गूगल अपने लेवल का ही ज्ञान प्राप्त भेज रहा है आपको। बिल्कुल। उसके लिए तो आपको गुरु के चरणों में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो काम है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल है। एब्सोल्युटली। अगर आपके ऊपर उनकी कृपा हुई, आपके पेरेंट्स की कृपा हुई, आपके परिवार की कृपा हुई, आपसे जुड़े हुए लोगों की कृपा हुई, और मैं तो कहता हूँ आपकी ऑडियंस की भी कृपा हुई, तब जाके आपका नाम होगा। नाम होना और एक आर्टिस्ट होना, दोनों में फ़र्क है। तो आज के टाइम में नाम तो बहुत लोगों का हो रहा है, लेकिन क्या वो उस तरीके, जैसा हमने अपने गुरुजी को देखा है, कैसे डेडिकेशन था उन लोगों का, अरे उस तरीके का अब थोड़ा कमियां होती हैं, पर लोग अभी भी कर रहे हैं, और ये नॉर्मल है। हमारा जो संगीत है ना, इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें हर 50 साल 100 साल बाद चेंजेस आए हैं। हाँ, ये तो है ही। तो और वही वो संभाल के, वो जो लोचता है ना हमारे संगीत की, वो उसकी ब्यूटी है कि वो सब चीज़ों को, क्योंकि आप देखोगे जितने भी इन्वेंटर्स जो भी आए वो सब इसी रास्ते से अंदर आए हैं, नॉर्थ से। साउथ म्यूज़िक में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्थ म्यूज़िक में बहुत चेंजेस हुए। और वो ऐसा वो था गड्ढा कि जो डालते जाओ भरता जाता था, गड्ढा भर गया। तो उसमें ऐसे ऐसे पानी है अंदर कि जब आप उसको खोज करने जाओगे तो आपको पता लगता है कि ये तो पाताल तक गया हुआ है। तो इसकी मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ कि इसकी जो है ना,
कभी एंड नहीं है, सिर्फ आपका एक पाथ है, चलते जाओ, इसका डेस्टिनेशन नहीं है संगीत का। तो आप जितना सीखोगे उतना समझोगे, जितना समझोगे उतना आप डाउन टू अर्थ आ जाओगे। जितना बोलते हैं ना, थोता चना भाजे घना। बिल्कुल। तो जो ऊपर ऊपर कूदेगा वो ठीक है, लेकिन मुझे इतना समझ में आया, मैं तो इतने दिन में यही समझ पाया हूँ कि संगीत, खासकर शास्त्रीय संगीत जो है वो हमारा स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़ा हुआ है, और मैं उस रास्ते से ही उसको आज भी, अभी भी अपने बच्चों को भी, मेरा बेटा भी गाने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो उनको भी मैंने यही तरीके से, और जितने मेरे स्टूडेंट हैं सबसे पहले मैं उनको यही डिसिप्लिन सिखाता हूँ कि हमारा संगीत ऐसा नहीं है कि आप इंजॉय करना तो बहुत छोटी चीज़ है, वो तो हम 30 सेकंड में इंजॉय करा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो उसके ऊपर की चीज़ है उसके लिए आपको डीप में जाना पड़ेगा, वो अथाह में उतरोगे तो पता लगेगा। इस कुएं में कूदना पड़ता है, फिर आपको उसकी गहराई पता लगेगी, और इसका एंड नहीं है, एंडलेस है। तो जितना आप जा सकते हो जाओ, इस जन्म में जाएंगे, अगले जन्म फिर आके कुछ करेंगे। ये बात सच है। एक कहते हैं ना, संगीत के लिए एक जन्म कम पड़ जाता है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि इसमें, और जितना आदमी सीखता है उतना ही लगता है कि अरे मेरे को तो कुछ नहीं आता। मतलब जैसे जो इनिशियली जो बच्चे होते थे, लोग जो गाने, उनको गाना आता है, वो बड़े आराम से स्टेज पे चढ़ जाते थे। जैसे ही उन्होंने सीखने लगे वो अचानक से घबराने लग गए स्टेज से। तो ये मुझे लगता है कि संगीत की नॉलेज आपको और बताती है कि आपको कितना नहीं पता। वो आपको एक्चुअली पोलाइटनेस लाती है। हाँ, आपकी बिल्कुल विनम्र भाव, आपकी बॉडी को वो समझाती है कि अभी रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स, अभी बहुत कुछ है अभी बहुत दूर जाना है, दुनिया भी बहुत दूर है अभी आपसे। बिल्कुल। सर, इसी बात से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑडियंसेस के लिए कुछ एक परफॉर्म करते हैं। हाँ, ये अच्छा है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा एक ना, हम लोगों ने क्या करा है अभी, क्योंकि मैं तो वेस्टर्न, अब काफ़ी टाइम से तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, पर मैं आपको बताऊँ, मैं अपने आप को कभी भी एज ए इंग्लैंड वाला आर्टिस्ट नहीं कहता हूँ। मैं भैया दिल्ली का ही हूँ और दिल्ली का ही रहूँगा और ज़िंदगी भर, और मुझे लगता है मैं आके ख़त्म भी यहीं होऊंगा दिल्ली में। तो मैं दिल्ली वाला, इंडिया वाला कहने में ज़्यादा मुझे प्राउड फील हो। बिल्कुल। इंग्लैंड तो मेरे प्रभु, मेरे गुरु और मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से हम चले गए, ठीक है। तो हमने कभी गाना रिलीज़ किया है, हमने क्या करा, उसको क्लासिकल लिया है और उसको हमने वेस्टर्न करके, और हमने रियलाइज़ किया, जस्ट रिलीज़ किया, उसको देखा बच्चे क्या करते हैं, और वो बहुत अच्छा हमारा इफ़ेक्ट किया। और उसको आप अगर कभी हो सके तो आपकी ऑडियंस को भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखें। मैं वो आपके लिए कंपोजिशन 2 मिनट के लिए गाऊंगा, राग मालकोस। बिल्कुल। डिम 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 डिमिक डिमिक डिम 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 डिमिक डिमिक डिम 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 डिमिक डिमिक डिम 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 डिमिक डिम 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 डिमिक डिम। शंकर के डमरुनाद, शंकर के डमरुनाद, शंकर के डमरुनाद, शंकर के डमरुनाद। बिसरे सुन सगल काज नाद अति प्यारे। डिम 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 डिमिक डिमिक डिम डिम डिम। तानन शोभेद कर छंदन गति मन को हरत, नाद ब्रह्म को प्रकाश, नाद ब्रह्म को प्रकाश। शंभुनित नारे डिम 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 डिमिक डिमिक डिम डिम डिम। डिम 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 डिमिक डिमिक डिम 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 डिमिक डिम। शंकर के डमरुनाद, शंकर के डमरुनाद, शंकर डमरुनाद, शंकर डमरुनाद, शंकर डमरुनाद, शंकर के डमरुनाद। बिसरे सुन सकल काज नाद अति प्यारे प्यारे प्यारे।
डिमा डिमा डे डिमे का डिमे का डिमा डिमा डे डिमे का डिमे डिमा डिमा डे डिमा डिमा डे डी बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल यही है कि आपने भी बताया कि आप कैसे यूके में रहते हैं और वहाँ पे जाके आपने संगीत को अपनाया ही है। तो वहाँ के बारे में बताएंगे कुछ कि कैसे वहाँ की इंटरनेशनल ऑडियंसेस रिएक्ट करती है, और जब आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत लेके गए तो वहाँ पे उनका क्या रिएक्शन था पहले जब आप लेके गए? अभी तो मॉडर्न टाइम में तो देखो, मैं आपको सच सच बताऊं कि हमारे बहुत सारे बड़े म्यूजिशियनों की कृपा है। ये हमारे गुरुजी भी कभी कभी बोलते थे, मैं अभी नई ऑडियंस को बताता हूँ, बोलते थे हम लोग पेड़ लगा के जा रहे हैं, आप लोग फल खाना। तो हम लोगों को तो वहाँ पेड़ लगे हुए मिले, किसकी वजह से हमें मिले? भारत रत्न पंडित रविशंकर जी की वजह से, जाकिर हुसैन जी की वजह से, अल्लाह रखा खान साहब, बहुत बड़े बड़े नाम हमारे आर्टिस्टों के हुए जो लोग ऑलरेडी यूरोप में छाए हुए थे, और उन लोगों के फल अब हमें प्राप्त हो रहे हैं उससे। तो उन लोगों ने इतना बढ़ा दिया कि मुझे अभी आपको मैं सच बता रहा हूँ कि यूरोप में हमारा क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद करते हैं लोग, और बहुत चैनदारी से सुनते हैं। देखो वहाँ का सिस्टम में सिर्फ दो चीज़ें हैं। वहाँ आपको जब ऑडियंस बैठी होगी, तो अगर 50,000 ऑडियंस भी बैठी है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कितनी ऑडियंस है, क्योंकि इतना पिंट ऑफ साइलेंट सुनते हैं। बिल्कुल। ये एज ए हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हमारे लिए नुकसानदायक लगता है, क्योंकि हमें आदत है सामने से वाहवाही की कि अगर कोई सामने वाला कहे ना क्या बात, तो हमारे अंदर से फिर आता है कुछ और नया निकल। अब वहाँ क्या होता है, जब आप शुरू करते हो ना, इतना डीप हो जाते हैं वो लोग, तो आपको अगर आप ऑडियंस को देखोगे तो वो ऐसा लगेगा मूर्तियाँ है, हिलते भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल सूट बूट पहन के। और आपको लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने कोशिश किया है, हमने भी यूनिवर्सिटी में जैसा हमारा एक कोर्स चलता था उससे भी फिर सिखाया है, लोग सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी फिर वही बात आती है कि हम लोग माँ सरस्वती के सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं सब जगह। वो इंडिया में भी कर रहे थे, और अगर हम बाहर हैं तो मैं तो बाहर भी अब इंडिया ही समझता हूँ, वो मेरा दूसरा घर है, यहाँ मेरा पहला घर है। नहीं सर, ये बहुत बहुत मतलब इनकरेजिंग वर्ड्स हैं फॉर लाइक आर्टिस्ट जो क्लासिकल परस्यू कर रहे हैं, बिकॉज ये इंटरनेशनल जब एक्सेप्टेंस मिलती है तो आपको बहुत प्राउड भी फील होता है, आपको बहुत रिकग्नाइज भी फील होता है। आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं इतना, उस काम के लिए आपको बहुत प्रोत्साहित मतलब आई थिंक फील करते हैं आप। तो सर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपका नीसापा करके वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, फिर द वॉइस के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, आप द न्यू कैसल यूनिवर्सिटी में भी गेस्ट प्रोफेसर हैं, फिर आप लीड्स कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में भी सिखा रहे हैं। तो आप बताएंगे कि ये सब जो टीचिंग एक्सपीरियंस है इंडियन क्लासिकल का, वैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? एक्चुअली मुझे जो मैं आपको बताता हूँ मैं गया कैसे, इसकी कहानी बताता हूँ। हमारा क्या हुआ, एक डॉक्टर एसोसिएशन थी, मैं तो यहाँ जॉब करता था INB मिनिस्ट्री में, आई वॉज ए गेस्टेड ऑफिसर। तो मैं जॉब पे था ऑलरेडी, सो उसे मैं मेरे सीनियर से परमिशन लेके फिर मैं गया देखने के लिए। मैंने कहा मुझे एक ऑफ़र आया है ऐसे जाने के लिए, तो वहाँ एक डॉक्टर एसोसिएशन था। लकीली वो लोग क्या करते थे, वो गुरुकुल पद्धति से सिखाते थे अच्छा गाना। तो जब मैं वहाँ गया तो वो तो गुरु शिष्य परंपरा है हमारी, गुरुकुल पद्धति मतलब गुरु शिष्य परंपरा है। तो वहाँ हमने क्या करा है कि हम लोगों ने उसी को मेंटेन किया है। तो यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने करीब 17 साल हमारा कोर्स चला है। अभी लास्ट ईयर से, अभी क्योंकि अब सारी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, क्योंकि और यहाँ का और हमारा वहाँ के दोनों की यूनिवर्सिटी में फ़र्क है। यहाँ गवर्नमेंट का बहुत फंडिंग होता है, वहाँ सब प्राइवेटाइज है, तो वहाँ फंडिंग का बहुत सिस्टम रहता है। लेकिन हमने 17 साल चलाया वो सेंटर, और हमारे पास एवरी ईयर करीब करीब 40 स्टूडेंट होते थे। 20-40 हम लोगों ने बुक्स, मेरी बुक रिलीज़ हुई है वहाँ समय चक्रा करके, वो ऑलरेडी इंग्लिश में यूरोप में बहुत अच्छी लोगों ने उसको पसंद किया। फिर CD हमने रिलीज़ की संगीत के लिए। ऑल्दो कोशिश की हमने, क्योंकि देखो वहाँ और यहाँ में सिर्फ बेसिक फ़र्क यही है कि यहाँ हम गुरु शिष्य जो होते हैं वो हम लोग अपने गुरु को अपने फादर से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ आपका टीचर और आपका रिश्ता होता है दोस्त। हाँ, अगर आपने वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चों को उस तरीके का कहा तो वहाँ तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो चीज़ें सीखने की हैं, उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर अपना ही बेटा है
कभी उसको प्यार से भी हम डांटते हैं, फिर कभी हम गले भी लगाते हैं। ऐसा ही अगर हम उनको दें तो ये मुझे लगता है वर्ल्ड में सभी एक जैसा ही माहौल है। वहाँ के बच्चे भी बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार से सीखते हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे जो लगता है ये आपके ऊपर है, आप उनको कैसे उनके साथ में अपनी रैपो बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे टचवुड, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं तीनों पद्धतियों से गया हूँ, हाँ तो मेरे पास वो तीनों पद्धति का सिखाना आता है। तो मैं जैसा स्टूडेंट होता है उसको वैसा सिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जितना डीप जाना है, आओ फिर सीखो, बैठो घंटे रियाज करो मेरे साथ बैठ के। जिसको थोड़ा सीखना, ठीक है बेटा चलो नोटेशन लो। कुछ लोग आते हैं सिर्फ वो भजन ही सीखते हैं, अच्छा। तो चलो भजन सीखो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कर तो रहे हैं ना, संगीत ही कर रहे हैं ना, सेवा हिंदुस्तानी संगीत की है। बिल्कुल तो हमारा योगदान इतना ही है। हम लोग, मैं तो अपने आप को बस यही मानता हूँ कि मैं उनका सेवक हूँ, माँ सरस्वती का। जो उनकी आदेश है उसको पालन कर रहे हैं। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे लगता है कि हमारे कल्चरल ट्रेडिशन और हेरिटेज को आप वहाँ पे उसको पूरी स्थापित करके वहाँ पे आप उसको नॉट जस्ट कि आपने स्थापित करा, बट आप वहाँ पे और भी लोगों को वो एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं और अपना लेसन्स जो अपने हार्ड अर्न लेसन्स को आप उन तक पहुँचा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, एंड स्पेशली इन अ कंट्री जहाँ पे मतलब जहाँ से पूरी दुनिया का एक्सेस है। तो बहुत ही अच्छी बात है सर, ये बहुत अच्छा लगा कि हम ऐसे आप इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। सर तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कई बार ये म्यूज़िक के साथ प्रिजर्वेशन की भी बात आ जाती है, क्योंकि हमारा शास्त्रीय संगीत में काफ़ी थोड़ा सा मुझे लगता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी बहुत बड़ा रोल है। तो क्या इसकी सैंक्टिटी मेंटेन हो पाती है जब इसको आगे पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है? देखो, थोड़ा तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ चीज़ों से, लेकिन हम कोशिश करते हैं। और मैं अपने बच्चों को जब भी सिखाता हूँ उनको पहले दिन से ये सिखाना शुरू करता हूँ कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है ये 1-2 दिन का राग नहीं। हाँ जी बिल्कुल। अगर आप शुरू कर रहे हो तो कम से कम 5 साल का टारगेट रखो। 5 साल के बाद में आपको समझ में आना शुरू होगा। 10 साल बाद आपको थोड़ा सुर लगाने समझ में आएंगे और 20 साल के बाद में आपको गाना आएगा। तो अब आपके पास इतना टाइम है तो क्लासिकल करो, नहीं तो आप जो गा रहे हो गाओ, एंजॉय करो। बेसिक तो संगीत है। देखो, क्लासिकल को बहुत बांधना नहीं है, लेकिन क्लासिकल की एक अपनी रिस्पेक्ट है, वो भी खराब नहीं होनी चाहिए। तो जो हम लोगों ने अपने गुरुओं से, मुझे याद है मेरे गुरुजी ने मुझे एक बार बोला था, कहते हैं कि बेटे संगीत जो आप अभी सीख रहे हो ना, इसको सस्ता मत बेचना। सस्ता बेचने का मुझे बहुत सालों तक मैं सोचता रहा, ये गुरुजी ने कहा क्या है कि सस्ता मत बेचना। वो सस्ता यही है जो आज आप देख रहे हो कि यूट्यूबर बैठे हुए हैं और वो कुछ भी कर रहे हैं रागों में। और क्योंकि अभी मॉडर्न टाइम है, अब उसको आप गलत भी नहीं कह सकते, चल रहा है, जैसा संसार है आप वैसे बहो। हमारा संगीत का काम ही है, ये बहती दरिया है, इसमें चलते चलो, जिसको जो प्राप्त होगा वो होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो इसमें नाम की मुझे नहीं लगता है कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। हम सब अपने अपने लेवल में, सब अपने अपने लेवल में स्टूडेंट हैं। बिल्कुल। हमारे गुरुजी, मुझे याद है 75 के थे, 78। मुझे यमन मैंने करीब करीब 50 बार सुना है गुरुजी से। और मुझे गुरुजी, एक बार ऐसी ही चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि मैं इतना साध रहा हूँ, मुझसे अब जाने का टाइम आया, अभी तक यमन ही नहीं सधा। और यहाँ लोग कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें, अगर आप ऐसे लोगों के पास जब आप रहे होंगे तो आप तो उठ ही नहीं सकते ना। आपका तो ब्रेन आपको समझा के गए हैं कि वो क्या कह गए हैं वो लोग। हाँ जी। वो भगवान कह रहे हैं आपको साक्षात, सही बात है कि मैं यमन कुक साध रहा हूँ अभी। तो आप किस खेत की मूली, हम तो उनके पैरों की जूतियों के बराबर भी नहीं। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है, समझने की भी बात है। और मुझे लगता है जो दर्शक हैं उससे इस बात से अग्री भी करेंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा ये आपका नज़रिया। तो सर इसी के साथ हम अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ेंगे। हमारे कुछ सवाल होते हैं, आप उनको कोशिश करिए कि उनको एक एक शब्दों में उनका जवाब देने के लिए। और अच्छा। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल को थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सर हम अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ेंगे और पहला सवाल यह है, वन राग दैट फील्स लाइक मेडिटेशन। भैरव। भैरव। मॉर्निंग रियाज और लेट नाइट रियाज? मॉर्निंग। मॉर्निंग रियाज। वन म्यूजिशियन हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी जी। राग यू आर नेवर टायर्ड ऑफ सिंगिंग? I think it's all the rag. All You the can't rag. say one rag. Of course. Okay. Your favorite concert venue or city? Lots of, but I can say one is Samay Gandharv, then Darbar Festival in England. Yeah. These two, but I think all the concerts are same, I am telling you. Okay. Khayal और भजन? Khayal, ख्याल। तानपुरा और हारमोनियम? Tanpura. टी और कॉफ़ी? ये थोड़ा complicated है क्योंकि now I started
coffee, but before I was a fully, that Avid tea. tea lover. Of course. I can say both now. Okay. One rag that challenges you. Lots of rag. I think Marwa. Marwa. Okay. One word that describes music. Dedication. Dedication. If music had a color, what would it be? Oh, I think is my favorite. Red. Red? Ah, that's my favorite too. I love red. That is the best color. Okay, and one rag that inspires you. Lots of rag, but I think is Bihag, I can say. Bihag. It's a beautiful rag. Okay, and with that we come to the end of our rapid fire round. You performed quite well. Oh, thank you. Yeah. You performed quite well. And I would like to move to the next section. हमारे next section में हम लोग ने रखा है Guess the Rag. So the Guess the Rag में basically we would request you to दो मुखड़े आप सुना दीजिए हमारे audiences के लिए 20 seconds each. And हमारी audiences comments में guess करेगी राग. अब ये अलाप चाहिए आपको? आप अलाप मुखड़ा कुछ भी सुना सकते हैं 20 seconds के दो pieces. And the audience will mention it in the comment section. कैसे मना आलू रे, कैसे मना आलू रे, बुझाऊं अब बुझाऊं अब कैसे तो है रे समझाए हारी हारी रे, कैसे मना. Second song. तो सर इस ब्यूटीफुल गेस द राग सेक्शन के बाद हम बढ़ते हैं आगे. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्लासिकल म्यूज़िक की आगे आपके हिसाब से डायरेक्शन क्या है? क्या वो इवॉल्व हो रही है या क्या उसकी परिभाषा सेम ही है अभी भी? मुझे लगता है मैंने जैसा बताया आपको पहले भी कि हमारा संगीत जो है ये हर 50-100 साल में चेंज होना चाहिए और होता रहा है. तो अभी भी वो मॉडर्न टाइम है. आपकी एज ए कलाकार, मैं इसीलिए बोल रहा था कि हमें हर वक्त एज ए स्टूडेंट रेडी रहना है. तो अभी ये समय है, इस समय के हिसाब से देखो. लेकिन जैसा कि मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, हमें वो संगीत की वो रिस्पेक्ट को ख़राब नहीं करना है. बिल्कुल. उसके रहते हुए आप कुछ भी कर रहे हैं, फ्यूज़न कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो फ्यूज़न कन्फ्यूज़न ना बने तो ज़्यादा बेटर है. बट फ्यूज़न क्या, वो तो हमने हमेशा ही, हमारे शास्त्रीय संगीत की ब्यूटी ये रही है कि उसने तो बिल्कुल खुले हाथों से इसके अंदर प्रयोगों को लिया है. इसी वजह से तो आज तक हमारे शास्त्रीय संगीत में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, इतना ये प्रचलित हुआ कि अब हम ध्रुपद थोड़ा, अभी हमारा जो ध्रुव गान, ध्रुपद, फिर उसके बाद ख्याल, फिर ठुमरी, दादरा, भजन, चैती, ये सब हमारे जो परंपराएं हैं ये हमें सब मिलती गई और हम जोड़ते गए इसको. तो आज भी, और देखिए क्लासिकल म्यूज़िक और फिल्म म्यूज़िक के बीच में जो एक ब्रिज का काम करती है ना, वो है ठुमरी. अच्छा. तो आपको थोड़ा सा वो सीख लो, थोड़ा क्लासिकल सीखो, थोड़ा सा फिल्म का गाना भी गाओ. फिल्म के गाने लता जी को कोई टच कर सकता है? बिल्कुल. मैं कहता हूँ अगर किसी कलाकार को फिल्म के गाने गाना सीखना है, लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, लता जी को गुरु मानो और शुरू हो जाओ एकलव्य की तरह. और इधर आप मोहम्मद रफ़ी साहब को, किशोर को, ये ऐसे लीजेंड थे बॉलीवुड के, आज आप देखो सब उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं. अभी भी, आज तक भी इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं. ऑल्दो कि गाने के स्टाइल में चेंजेस आया है कि जो लोग किशोर जी जैसे चेस्ट से गाते थे, आज वही गाना हम गा रहे हैं फिल्म में. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना. अब ये जो फ्लो है, ये कहाँ से आया? ये सब किशोर कुमार की देन है. हिंदुस्तानी जो आज अब, अगर जिसने किशोर को ठीक से नहीं सुना, वो ये सब गाने गा नहीं सकता. और जिन्होंने
मोहम्मद रफ़ी साहब को नहीं सुना, वो मेलेडी प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। ये गुरु लोग हैं, इनको तो प्रणाम करना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ मन्ना डे साहब, इन लोगों को आपने सुनना है और फिल्म आर्टिस्ट बन जाओगे आप। इनको सुनो और कॉपी पेस्ट करो, गुरु है ये हमारे। मैं तो लता जी को तो, लता तो खुद सरस्वती जी थी, बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसी थी, एक ही अकेली थी वो, आज तक उनको कोई हाथ नहीं पकड़ पाया। वो एक सीडी का मैं आपको यहाँ बताता हूँ, गुरुजी की एक सीडी हमने देखी अपनी आंखों से, क्लासिकल गाने वालों की सीडी, राम श्याम गुणगान, वो कैसेट में आया था। हम लोगों ने उसको ब्लैक में बिकते हुए देखा है उसको। अच्छा। मुझे 6 महीने बाद मिली थी वो कैसेट, सोचो। जब हम गाना सीख रहे थे, राम श्याम गुणगान इतनी बिकी है, इतनी बिकी, आप सोचो दोनों इतने विद्वान गायक गाए, पंडित भीमसेन जोशी जी और लता जी, दोनों भारत रत्न। तो सर हम इतने ब्यूटीफुल एक गेस द डार्क सेक्शन के बाद अब हम अपने आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि आपके हिसाब से क्लासिकल म्यूज़िक की डायरेक्शन क्या होगी आगे? मुझे लगता है कि संगीत अपना डायरेक्शन खुद बना लेता है, ये बहती धारा है। बिल्कुल। तो इसको कोई रोक नहीं सका, ना रोक पाएगा, ना किसी ने रोका। हमारे पुराने पूर्वज मालकौंस दरबारी यमन गा के चले गए और 475 आके गा रहे हैं, और हमारे जैसे 475 और अभी गाएंगे। ना यमन कहीं गया है, ना दरबारी कहीं से चेंज हुआ है, वो वही चल रहे हैं, और आगे भी ये और हजारों साल एग्जिस्ट रहने वाला संगीत है। बिल्कुल। इसके अंदर एक ब्यूटी सबसे बड़ी ये रही कि इसने अपने आप को समय के साथ चेंज करना बड़ी जल्दी आता है। इस संगीत की ब्यूटी है, और ये शास्त्रीय संगीत हमेशा से रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। हमारे पूर्वज, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो सोचते थे अरे अब ये म्यूज़िक बहुत चेंज हो गया, हम सोच रहे हैं आज चेंज हो गया। ठीक है, ये भी समय नहीं चेंज हो रहा है, सर्कल है, ये फिर दोबारा आके सम तो आना है, फिर चेंज होगा। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बोली आपने कि सम से सम तक तो आता ही है, बस मामला आना ही है। नहीं सर, तो मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि इसमें संगीत के जो फील्ड है ये बहुत वास्ट है, जैसे आपने बताया कि इसमें गुरु की गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि इसमें सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सही गाइडेंस के साथ साथ आपको राइट अपॉर्चुनिटीज़ का पता होना, एक पुश मिलना, कोई आपको गाइड करे फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, नॉट जस्ट कि आपको सिखाया, बट आपको राइट जगहों पे अप्लाई करना भी आना चाहिए। एक्चुअली ये भी मैं फिर बोलता हूँ, ये चीज़ों का मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। अगेन ये डेस्टिनी है, आपको एक बार कोई सपोर्ट कर देगा, 2 बार कर देगा, लेकिन बार बार नहीं कर सकता है। जिस दिन आपका समय आएगा ना, सारी दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, और अच्छा है। लेकिन हाँ, ये भी आपने जो कहा, देखो अगर हमारे गुरु और हमारे गुरु जैसे बड़े सीनियर म्यूजिशियन अपने बच्चों को, हम तो उनके बच्चे ही हैं ना, अगर वो हमें चांस नहीं देंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे? बिल्कुल। अब जैसे हम समझिए, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, गंधर्व महाविद्यालय का मैं बच्चा हूँ, हाँ जी, है ना, मैं तो उसी से पला बड़ा, बोलता हूँ कि मैं उससे बना हूँ, लेकिन मैं सारी दुनिया में जाके अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। लेकिन पता नहीं मैं किस दिन, मुझे एक दिन मौका मिले कि मैं भी गंधर्व महाविद्यालय में कभी जाके कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, वो मेरा एक क्रियात्मक स्थान रहा है, जहाँ से हमने अपने गुरुओं से उनके चरण स्पर्श करके जो भी प्रसाद लिया, और फिर जहाँ भी हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उसको वापस भी देना है हमें। बिल्कुल। तो हमारा जो एक उधार है थोड़ा बहुत, शायद कभी हमें इस लायक समझा जाएगा तो हमें बुला लिया। नहीं, बिल्कुल 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 सर। और सर इसी से मतलब ये लेगेसी की भी तो बात है ना, एक बहुत बड़ी, कि एक मतलब एक धरोहर है आपके साथ जुड़ी हुई। ये तो है, ये तो देखिए, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी रखनी है आपको, मैं तो ऐसा मानता हूँ। देखिए, गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरा के रहिए दास, और जो गुरु भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखियो आस। मेरे गुरु क्या करते हैं वो हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ, मैं उनके चरणों पे आश्रित हूँ। मुझे वो जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जब उनकी इच्छा होगी, कभी तो देखेंगे हमें भी। तो इसके लिए आप, मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने आप को तैयार रखो, और जिस दिन हमारा समय आएगा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आएगा, वो तो वाणी रूप में किसी भी दिन किसी के भी साथ बैठ सकती है ना, अपने आप आपको बुलाया जाएगा। मुझे लगता है आपको कहीं कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत अब इस संसार में नहीं है। मॉडर्न टाइम में आपके पास हुनर है, आप उसको आप करिए, मेहनत करनी ज़रूरी है। बिल्कुल
बिल्कुल आपका झूठा काम थोड़े दिन चल जाएगा, लेकिन देसी घी तो देसी घी ही रहेगा। सही बात है, वो मेहनत अलग ही रंग लाती है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको समझाया और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक फ्रूटफुल एडवाइस रहेगी हमारे यंग आर्टिस्ट्स के लिए जो इसको देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को, जो जुड़े हैं हमारे साथ आज। तो सर यही इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट के अंत पर आ चुके हैं। बहुत बहुत आभार है आपका कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं सर। थैंक यू वेरी मच। वी हैव अ स्मॉल टोकन फॉर यू सर। Oh, thank you very much. It's not small, it looks like very big. Thank you very much, thank you. और सर हमारी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप हमारे ऑडियंसेस को प्लीज़ हमारे शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए एक बार। प्लीज़, मैं चाहूँगा कि इस तरीके इतने खूबसूरत हमारा एक ही आप लोगों के लिए एक ये काम हमने शुरू किया है, मिलकर शुरू किया है। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा। प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल के लिए जुड़े। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर हमारा इस शो पे ना एक ट्रेडिशन है कि हम हमेशा अपने शो को म्यूज़िक के कुछ पीस के साथ एंड करते हैं। जब भी कोई म्यूज़िकल आर्टिस्ट आते हैं तो हम उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप म्यूज़िक के एक पीस के साथ एंड करें। तो सर आप कुछ सुनाएंगे? तो मुझे लगता है कि आज का हम लोग कंक्लूजन करें। मेरे गुरुजी का मैंने अगेन बताया कि एक कैसेट, एक सीडी, वो हमारे आज भी संगीत जगत में बड़ा मशहूर हुआ था। हाँ जी। और ऑल द, क्योंकि मैं अपने गुरु के शागिर्द हूँ तो मैं गा सकता हूँ। बिल्कुल। तो आपको कोई उसमें, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ आपको कोई ऐसी ब्रॉडकास्टिंग की या किसी चीज़ की प्रॉब्लम आने वाली है। डोंट वरी अबाउट दैट। सो एज ए डिसाइपल आई हैव ए फुल राइट फॉर माई गुरु जी सॉन्ग्स। सो आई एम गोइंग टू परफॉर्म वन डिवोशनल सॉन्ग बिल्कुल। एंड देन वी विल फिनिश द शो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए। राम सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन रूप सुखकर, रामात्मा रामात्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम
प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, हम इसी के साथ आज के एपिसोड के अंत पर आ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। हम इसी तरह अलग अलग आर्टिस्ट्स के साथ कोलैबोरेट करते रहेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा परिवार यूं ही बढ़ता रहता है और ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ शुभ रात्रि। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूँगा। नमस्कार।